हेलो डॉक्टर्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुंड और उसके मैनेजमेंट के बारे में। देखो, पहले एक चीज़ समझ लो, ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लेते हैं आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, यानी कि आपकी ओपीडी है। आप जब ओपीडी देखते हो तो उसमें हर तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे। उसमें मेडिसिन के पेशेंट होंगे, गायनी के पेशेंट होंगे, पीडियाट्रिक के पेशेंट होंगे, आपके जेरियाट्रिक्स के पेशेंट हो सकते हैं, और उसमें सर्जरी के भी पेशेंट होते हैं। जब सर्जरी के पेशेंट की बात आती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लो होता है वो आपके वुंड के पेशेंट का होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके ओपीडी के बाजू में कहीं पे भी अगर कोई आरटीओ होता है या फिर किसी को चोट लग जाती है तो पहले वो आपके पास आएगा, उसके बाद में अगर मैनेज नहीं हुआ तो आपके हायर सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जनरल प्रैक्टिस में आपको वुंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक और थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है वुंड को मैनेज करने का, आपको सूचरिंग अच्छी तरह से आती है, तो बेसिकली आप वुंड के पेशेंट जनरल प्रैक्टिस में आपके ओपीडी लेवल पे बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको वो नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज में क्या हो सकता है, या फिर दूसरे केस सिनेरियो में मान लो कोई आप एक इंटर्न स्टूडेंट हो, इंटर्न स्टूडेंट की ड्यूटीज लगती है, आप कैजुअलिटीज में ड्यूटी करते हो, ठीक है। रूरल हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटीज लगती है, पीएससी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी आपकी ड्यूटीज लगती है, या फिर मान लो कि आपके जो कॉलेज का हॉस्पिटल होता है वहां पे आपको सर्जिकल या फिर सर्जरी की पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। सर्जरी पोस्टिंग होती है इंटर्नशिप में आपके, तो वहां पर भी आप यहाँ पे वुंड के साथ डील करते हो, यानी कि आप अगर कैजुअलिटीज में भी ड्यूटी कर रहे हो और रूरल हॉस्पिटल, पीएससी या फिर कॉलेज का हॉस्पिटल जहाँ पे आप सर्जिकल की पोस्टिंग करते हो, हर जगह पे आपको वुंड के जो पेशेंट होते हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए एज ए इंटर्न स्टूडेंट तो भी आपको वुंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरे केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर मान लो आप एक आरएमओशिप कर रहे हो, यानी कि आप कहीं जॉब कर रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो उस समय पे अगर मान लो आपकी ड्यूटी सर्जिकल वार्ड में लगती है, ठीक है, सर्जिकल वार्ड में लगती है, तो वहां पे ड्रेसिंग करना, वुंड को मैनेज करना, ये केस सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। दूसरी केस क्या हो सकती है, अगर मान लो कोई ऑपरेशन थिएटर है, वहां पे कोई सर्जरी चल रही है और आपका जो असिस्टेंट होता है मोस्टली कभी कभी एब्सेंट हो जाता है, तो उस समय पे आपको कभी कभी सर्जरी असिस्ट करनी पड़ सकती है मेन सर्जन के साथ। तो अगर आप यहाँ पे वुंड का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो वहां पे आपको सूचरिंग करनी पड़ सकती है या फिर उसका ड्रेसिंग अच्छी तरह से करना पड़ सकता है। तो बेसिकली हर जगह पे आप अगर एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो या फिर अगर आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर इंटर्न स्टूडेंट, तो हर जगह पे आपको वुंड का या फिर सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वुंड, उसका कंसर्न आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक और थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होना आपको जरूरी है। और इस लेक्चर में हम लोग टोटली डिसाइड यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले कि वुंड को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, वुंड के हीलिंग के स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एक नया टॉपिक ऐड करेंगे जो सूचरिंग के ऊपर होगा। सूचरिंग हम लोग कैसे करते हैं उसका पूरा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज, जो सूचर्स मटेरियल होते हैं उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेबल सूचर क्या होते हैं और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर्स क्या होते हैं, कौन सा सूचर कहाँ पे यूज करना है, नीडल के कितने टाइप्स होते हैं, आइडियल सूचर किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। सूचर रिमूवल कब करना है, कैसे करना है, स्टेपलर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सूचरिंग के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच पे डिपेंड रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल और उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उनमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स के ऊपर जितना भी मैनेजमेंट यहाँ पर डिपेंड होता है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वुंड हीलिंग के कुछ स्टेजेस में शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल ज्यादा देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरल प्रैक्टिस हो इसका मतलब आप पास आउट हो चुके और आपको ये जो नॉलेज है वुंड का बेसिक नॉलेज तो आपको होता ही है, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या है, अ वुंड इज अ ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू ऑफन में एसोसिएटेड विद द डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये आपका स्किन का लेयर है जहाँ पे ये कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है स्किन, है ना, तो जब यहाँ पे ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू, अब स्किन और टिश्यू कौन सी भी स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे उसकी
इंटीग्रिटी यानी कि जो कंटिन्यूटी होती है वो अगर ब्रेक होती है, मान लो ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे कट लग गया और यहाँ से जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई, यहाँ का टिश्यू अगर लॉस हो गया तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे वुंड कहेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या हो सकता है, इट मे एसोसिएटेड विद द डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अब यहाँ पे जो स्किन का स्ट्रक्चर था वो टोटली डिसरप्ट हो चुका, और उसके साथ साथ स्किन का अगर यहाँ पे टिश्यू ज्यादा लॉस होता है, उसके साथ अगर ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर डिसरप्ट होती है या फिर नर्व इन्वॉल्व होती है, बोन इन्वॉल्व होते हैं, उस समय पे आपका जो फंक्शन है वो भी लॉस हो जाता है। इसीलिए वुंड के डेफिनेशन में ये सारी चीजें इंक्लूड करी गई है कि वुंड इज अ ब्रेक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू ऑफन में एसोसिएटेड, ये एसोसिएट हो सकती है किस चीज के साथ, डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मेन क्लासिफिकेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले एक रैंक और वेकफील्ड के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया है वो दो टाइप का दिया है, एक टाइडी वुंड कहा है उन्होंने और एक अनटाइडी वुंड कहा है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, अब टाइडी वुंड का मतलब होता है कि जो क्लीन वुंड होगी। ठीक है, टाइडी वुंड का मतलब क्या होगा, ये वुंड क्लीन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यू कैन अप्रिशिएट वेरी वेल द एजेस ऑफ द कट इज अ वेरी शार्प एंड क्लियर। ठीक है, दूसरा भी एज अगर हम लोग देखेंगे ये भी एक शार्प एज है और क्लियर एज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो एजेस होगी वो क्लियर होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो टिश्यू लॉस होता है ना, टिश्यू लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तीसरा टाइडी वुंड में क्या होता है, जो फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन मटेरियल यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। इसका मतलब ये वुंड आपको बहुत अच्छी तरह से क्लीन दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लीन वुंड का मतलब हमें समझ में आया कि जिसमें एजेस क्लियर होंगी, यहाँ पे टिश्यू लॉस थोड़ा सा कम होता है और फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन मटेरियल इसमें ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे वुंड को हम लोग टाइडी वुंड कहेंगे। अनटाइडी वुंड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कंटामिनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, कंटामिनेशन ज्यादा होगा, टिश्यू लॉस ज्यादा होगा। जो हमारे लैसरेटेड वुंड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर कोई आरटीए से क्रश इंजरी होती है वो भी अनटाइडी वुंड में आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो ये कैसे होंगे, एक तो आरटीए से हो सकते हैं, ठीक है, क्रश इंजरी हो सकती है, क्रश इंजरी हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी जो इंडस्ट्रियल होती है, ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजरीज होती है जो मशीन में हाथ फंसना या फिर पैर फंसना, ये सारी इंजरीज अनटाइडी वुंड में आते हैं जहां पे कंटामिनेशन होगा। ठीक है, जहाँ पे कंटामिनेशन होता है, यानी कि ये वुंड आपको क्लीन नहीं दिखाई देगी। अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके एजेस देखना, आप पूरे रैग्ड है। ठीक है, टोटली यहाँ पे डिसरप्ट हो चुका है, टिश्यू लॉस ज्यादा है। ठीक है, इसके एजेस देखेंगे पूरी तरह से दूर दूर गए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जब करोगे आप तो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है। दूसरी चीज क्या, एसोसिएटेड वुंड भी यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब है कि अनटाइडी वुंड में आपको दो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है। इसमें आपको एजेस प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, एजेस जो होगी पूरी रैग्ड होगी। ठीक है, यानी कि पूरी डिसरप्ट हो चुकी होगी। दूसरी चीज यहाँ पे टिश्यू लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, टिश्यू लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। डीपर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकते हैं, डीपर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू टाइडी वुंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन वेकफील्ड के द्वारा और रैंक के द्वारा। ठीक है, तो दो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, टाइडी वुंड जिसमें आपको क्लीनलीनेस नजर आएगा, अनटाइडी वुंड में यहाँ पर ये कंटामिनेटेड वुंड होगी जिसका हम लोगों को मैनेजमेंट आगे देखना है। ठीक है, अब जो मेन क्लासिफिकेशन आता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वुंड। ठीक है, तो कौन सी टाइप का वुंड है उसके ऊपर उसका मैनेजमेंट डिपेंड होता है, इसीलिए टाइप ऑफ वुंड भी आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले हम लोग अगर देखेंगे तो पहला नंबर पे आती है क्लीन इंसाइज्ड वुंड। ठीक है, अब क्लीन इंसाइज्ड वुंड में अगर हम लोग वुंड देखेंगे तो ये टोटली टाइडी यानी कि क्लीन वुंड है, जो हमने एक नंबर के क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। अब क्लासिफिकेशन में जैसे पढ़ा था हमने, इसके एजेस देखेंगे हम लोग। ठीक है, एजेस कैसे है, पूरी तरह से क्लियर है, शार्प है। ठीक है, सोर्स क्या हो सकता है इसका, मतलब ये वुंड जो होती है इंसाइज्ड वुंड वो क्यों होगी, यहाँ पे अगर कोई ब्लेड लगी है
ठीक है, कोई नाइफ लगा है, शार्प नाइफ, या फिर कोई ग्लास पीस हो सकता है, ठीक है, ग्लास पीस हो सकता है, जिसकी वजह से एकदम शार्प कट आएगा जहां पे एजेस टोटली आपको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, इसमें टिश्यू लॉस कम होता है, ठीक है, जो हमने टाइडी वुंड में देखा टिश्यू लॉस मिनिमम होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू लॉस मिनिमम होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट हम लोग कब करते हैं, जहां पे अगर हम लोगों को ये लग रहा है कि ये जो वुंड है ये हम लोग प्राइमरी इंटेंशन से क्लियर कर सकते हैं। प्राइमरी इंटेंशन से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वुंड में यहाँ पे डेप्थ ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसमें टिश्यू लॉस ज्यादा नहीं, तो प्राइमरी सूचरिंग करके हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी सूचरिंग करके इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें मैनेजमेंट में हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, पहला क्लीनिंग कर लेना है, ठीक है, क्लीनिंग कर लेना है। पहले हम लोगों को तो सोर्स पता चलेगा, टोटल हिस्ट्री भी लेनी होती है हमें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर हम लोग वुंड पे बात करेंगे तो एक अलग लेक्चर बन जाता है, पूरी वुंड का मैनेजमेंट का हर एक टाइप पे एक एक अलग अलग लेक्चर बन सकता है। इसलिए ज़्यादा डीप ना जाते हुए हम लोग डायरेक्टली मैनेजमेंट पे जंप करते हैं। तो पहला हम लोग क्लीनिंग देखेंगे। क्लीनिंग किससे करना है, आप नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर लो, ठीक है, नॉर्मल सलाइन से, कहीं कोई भी बिटाडिन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो कोई एंटीसेप्टिक अगर आप यूज भी नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली हम लोग नॉर्मल सलाइन से यहाँ पर वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। जैसे हम लोगों को लगा कि ये टोटली क्लीन हो चुकी है, यहाँ पे ब्लीडिंग अगर नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे सूचरिंग कर लेना है, ठीक है। सूचरिंग किस चीज से करेंगे, हम लोग नायलॉन से करेंगे। अब ये जो थ्रेड मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ या फिर ये वर्ड यूज करने वाला हूँ, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन हम लोग सूचरिंग के लेक्चर में करने वाले हैं। नायलॉन का एक ब्रांड आता है इथिलॉन करके, ठीक है, इथिलॉन करके एक ब्रांड आता है, जिसमें हम लोग अगर थिकनेस देखेंगे तो हम लोग 30 का ये साइज यूज करेंगे रिवर्स कटिंग नीडल के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोगों को सूचरिंग एकदम फाइन आएगी। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे टोटली ये वुंड को हम लोग 5 से 6 स्टिचेस में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सूचरिंग हुआ उसके ऊपर हम लोगों को एक स्टराइल ड्रेसिंग लगा देनी है, ठीक है, स्टराइल ड्रेसिंग लगा देनी है। और उसके बाद पेशेंट को हम लोगों को प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोगों को इंजेक्शन टिटेनस टॉक्साइड यानी कि टीटी का इंजेक्शन 0.5 ml अगर पेशेंट एडल्ट है तो IM यहाँ पे दे देना, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को एक प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमें एंटीबायोटिक देना जरूरी हो, क्योंकि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एक मिनिमम कोर्स 3 डेज का हम लोगों को एंटीबायोटिक का देना है, ठीक है। तो हम लोग ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे, इसको प्रिस्क्रिप्शन है। पहला एक सिंपल एंटीबायोटिक जो हमारा सिफिक्सिम हो, वो क्लाविलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं उसमें हमारा सिफिक्सिम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसीलिए ज्यादा हायर एंटीबायोटिक ना देते हुए हम लोग सिंपल एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो GPCV नाम से आपको ये ब्रांड मिलेगा, ठीक है, जिसमें सिफिक्सिम और आपका क्लाविलानिक एसिड है। 200 mg में इसका कॉम्बिनेशन आएगा आपको, ठीक है। इसको हम लोग 1 BID में यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको देनी है एक पेन किलर, यानी कि इन्फ्लामेशन भी कम हो और पेन भी कम हो, इसीलिए आपको ज़ीरोडॉल P या फिर आप SP भी यूज कर सकते हो। इसका कंटेंट मैं आपको बता दूं, एसिक्लोफेनाक है और पैरासीटामोल है, ठीक है। और अगर हम लोग SP यूज करते हैं तो उसमें सिराशोपेप्टिडेज अलग से आ जाता है, तो आप ज़ीरोडॉल P भी यूज कर सकते हो या फिर SP भी यूज कर सकते हो। ये भी आपको BID डोज में यूज करनी है, ठीक है। और तीसरा, इसके साथ आपको एक एंटासिड ऐड कर देनी है, पेंटाप्रोजोल 40 mg में, वो आपको 1 OD एम्प्टी स्टमक इसको देना है, ठीक है। और ये टोटल कोर्स आपको सिर्फ 3 डेज के लिए देना है, ठीक है। ज्यादा एंटीबायोटिक का हैमरिंग नहीं करना है। बेसिकली ऐसे वुंड क्लीन अपने आप हील भी हो जाते हैं प्राइमरी इंटेंशन से, इसीलिए ज्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। तो प्रिस्क्रिप्शन में आपकी सिर्फ 3 चीजें आएंगी, एक आपका GPCV, दूसरा ज़ीरोडॉल P या फिर SP यूज कर सकते हो, और आपका एक पेंटाप्रोजोल 40 mg का 1 OD में, ठीक है। तो ये एडल्ट के डोज मैं बता रहा हूँ, पेडियाट्रिक के डोजेस थोड़ा सा अलग होते हैं, आप उसको एसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लीन इंसाइड वुंड का मैनेजमेंट हुआ। दूसरी वुंड होती है हमारी लैसरेटेड वुंड। अब लैसरेशन क्यों होगा, यानी कि इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, सोर्स में RTA हो सकता है, क्रश इंजरी हो सकती है,
ठीक है, क्रश इंजरी हो सकती है। अब यहाँ पे कोई अगर डोमेस्टिक फॉल है वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कभी कभी हमारा कोई नाइफ अगर ज़्यादा डीप लगता है तो भी हम लोग उसको लैसरेशन कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर एक कॉज हो जाता है, ठीक है। तो लैसरेटेड वुंड में आपको क्या यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा जो हमें इनसाइड वुंड में नहीं आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एजेस इसके भी थोड़े बहुत शार्प है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे जो हमें इनसाइड वुंड में नहीं दिखाता वो है इसका टिश्यू लॉस, ठीक है। इसमें आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे या फिर जो लॉस होगा वो टिश्यू का लॉस जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। टिश्यू इसमें डीवाइटलाइज हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है, जिसे हमें यहाँ पर एक्सरसाइज करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है इंसिजनल वुंड में और आपके यहाँ पे लैसरेटेड वुंड में, ठीक है। तो लैसरेशन में आपका टिश्यू लॉस थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पे एजेस जो होती है ना, ठीक है, जो एजेस होती है वो रैग्ड हो सकती है। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है मैंने उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके एजेस रैग्ड हो सकती है, ख़राब हो चुकी होती है, जहाँ पे हम लोगों को इसके एजेस भी शार्प करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब लैसरेटेड वुंड का मैनेजमेंट जब हम लोग देखते हैं तो लैसरेटेड वुंड में हम लोगों को जब सोर्स पता चल जाता है तो पहला हम लोगों को काम करना है इसका क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग में आप नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई फॉरेन बॉडी ज्यादा फंसी है तो उसमें आप नॉर्मल सलाइन थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है, स्प्रे कर सकते हो। उसमें अगर पेरीफेरी में आपको कोई कंटेमिनेशन नजर आ रहा है तो आप बिटाडिन सॉल्यूशन 5% या फिर 10% का यूज यहाँ पे एज ए एंटीसेप्टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बेटाडिन का भी यूज करना है पेरिफेरल एरिया क्लीन करने के लिए, लेकिन अगर वुंड क्लीन करनी है तो आपका एक नॉर्मल सलाइन भी यहाँ पर सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा क्लीनिंग हुआ, हम लोगों को असेस करना है वुंड का, ठीक है। तो वुंड का जो असेसमेंट करना है, वुंड का असेसमेंट अगर करना है हमें तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। इसमें जो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है, डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है, उसे हम लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है। मार्जिन्स शार्प कर लेनी है, मार्जिन जो होती है इसकी यहाँ पे शार्प कर लेनी है, यानी कि हम लोगों को क्लियर ब्लीडिंग दिखाई देना पड़ेगा, ताकि ये जो वुंड की जो एजेस है अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करें तो उसमें यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए या फिर हीलिंग होना चाहिए। इसीलिए इसके एजेस क्लियरली ब्लीड होते हुए दिखने चाहिए, ठीक है। अगर रैग्ड एजेस है, खराब एजेस है, तो वो इनका हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए मार्जिन्स आपको शार्प होनी चाहिए और वो ब्लीडिंग करते हुए आपको दिखने चाहिए, ठीक है। ये एक यहाँ पर पॉइंट हुआ वुंड का असेसमेंट का, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अंदर में डीप स्ट्रक्चर अगर इन्वॉल्व हुआ, जैसे कि कोई आपका टेंडन कट हो गया, नर्व कट हो गए, तो उसका रिपेयर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयर ऑफ नर्व एंड टेंडन्स, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप CLW यानी कि लैसरेटेड कंटिन्यूस लैसरेटेड वुंड का जब आप असेसमेंट करते हो तो थरोली आपको वुंड देखना, डिवाइटलाइज्ड टिश्यू कितना है, उसमें कोई फॉरेन बॉडी फंसी नहीं है, मार्जिन्स देख लेने आपको, कट अगर मार्जिन्स में यहाँ पर रैग देख रहे तो टोटली उसको एक शार्प कट लेके उसको अच्छी तरह से ब्लीड करवाना है, और यहाँ पे कोई डीप स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है इसका श्योरिटी आपको करना है, ठीक है। जैसे आपका वुंड असेसमेंट होता है, आपका यहाँ पे मैनेजमेंट में जैसे हमने क्लीनिंग किया उसके बाद में आपको लेयर बाय लेयर इसको सूचर करना है, ठीक है। अब जब सूचर करते हो तो इसमें जो अंदर के लेयर है आपको एब्जॉर्बेबल सूचर से आपको सूचर करने हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेबल में जैसे आप वाइक्रिल यूज कर सकते हो या फिर क्रोमिक कैटगट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट का लेयर बचेगा आपका स्किन का ऊपर का लेयर, वो आप यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल यहाँ पे आपको सिंपल इंटरप्टेड सूचर की जगह पे आपको मैट्रेस सूचर लेने हैं, ठीक है। मैट्रेस सूचर की वजह से क्या होगा, जो अंदर की जो कैविटी है ये टोटली क्लोज हो जाएगी ताकि इसमें कलेक्शन ना हो, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग LW का यहाँ पर
सूचरिंग करते हैं तो मोस्टली हम लोगों को मैटर सूचर का यूज करना है। अब मैटर सूचर लेते कैसे हैं, सिंपल इंटरप्टेड सूचर क्या होते हैं, सब क्यूटिकुलर सूचर्स क्या होते हैं, फिगर ऑफ 8 सूचर क्या होते हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग सूचर के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लैसरेटेड वुंड का मैनेजमेंट। जैसे हमारे सूचरिंग कंप्लीट हुई, ड्रेसिंग हम लोगों को लगा देनी है और हर ड्रेसिंग आपको 3 दिन के बाद आपको चेक करनी है। 3 दिन के बाद ड्रेसिंग चेक करो, उसमें कोई कलेक्शन हुआ है तो निकाल दो, ठीक है। उसके बाद में आप 8 to 10 डेज में ये सूचर आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ इसका लैसरेटेड वुंड का मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं, यानी कि ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ट्रीटमेंट में आपको सेम यूज करना है टैबलेट ZPCV 200 BID में, ठीक है। टैबलेट ज़ीरोडॉल SP या फिर P BID डोज में यूज करनी है, एंड टैबलेट पेंटाप्रोजल 40 mg में OD डोज में इसको यूज करना है, ठीक है। तो 3 डेज का ही एंटीबायोटिक कोर्स ज्यादा से ज्यादा देना है। अगर आपको 3 दिन के बाद जब आप ड्रेसिंग ओपन करोगे ऐसा लग रहा है कि यार कलेक्शन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन और ज्यादा दिख रहा है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो और 2 दिन के लिए, ठीक है। तो अननेसेसरी जगह पे एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे। ये हुआ लैसरेटेड वुंड। अब तीसरा वुंड का टाइप आता है हमारा ब्रूज और कंट्यूजन। इस तरीके का अगर सर्जिकल मैनेजमेंट आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारा लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।